टॉपिक है हमारा ब्लड। यानी कि रक्त। ठीक है, तो पहली चीज तो यह कि ब्लड जो होता है इसको जो है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक। तो पहले तो हमें जानना है टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू देखिए, हर बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेल यानी कोशिका। सभी लोग जानते हैं कोशिका। बहुत सारी कोशिकाओं के जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है टिश्यू यानी ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू यानी कि ऊतक, है ना। और ग्रुप ऑफ टिश्यू नोन एज ऑर्गन, यानी बहुत सारे ऊतक मिलकर किसी अंग का निर्माण करते हैं। तो यानी कि जो ब्लड होता है वो एक सिंगल सेल नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। और उसमें एक आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है और एक प्लेटलेट, है ना। तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, इसीलिए इसको बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्योंकि बॉडी को अगर देखें तो बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करने का काम आपका ब्लड करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़, ब्लड को अगर हम देखते हैं तो ब्लड का जो अगर हम उसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं, पीएच, है ना। तो पीएच अगर वैल्यू हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 से लेके 7 और फिर 7 से अबव हम देखें तो इसमें अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं तो अगर वो 7 है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन तो उसको न्यूट्रल कहा जाता है। यानी जैसे आपका वाटर। और अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कम होने लगे तो वो जो सॉल्यूशन होगा या जो भी होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक यानी अम्लीय। और अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बढ़ने लगे तो उसको ही क्षारीय या एल्कलाइन कहा जाता है। क्षारीय या एल्कलाइन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो पीएच वैल्यू जो आपकी ब्लड की होती है वो 7.4 होती है, 7.4 कितनी है, 7.4, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है आपका ब्लड। हमारा जो रक्त होता है वो कैसा होता है, एक हल्का क्षारीय होता है। तो रक्त कैसा हो गया, हल्का क्षारीय, स्लाइटली एल्कलाइन। एक चीज ये पता चल गई ब्लड के बारे में, ठीक है। और देखिए ब्लड के बारे में, ब्लड का जो कलर रेड कलर, ब्लड का कलर जो है रेड कलर होता है। तो रेड कलर जो है ब्लड में पाया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है उसका कलर आपको जो है रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगर हम देखते हैं तो ब्लड में एक पार्ट होता है जो सेलुलर होता है, यानी कि कोशिकीय होता है, जिसमें कि सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो कैसा है, कोशिकीय। सेलुलर यानी उसमें सेल होगी, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि जो कोशिका के अंग होते हैं वो उसमें पाए जाएंगे। दूसरा पार्ट होगा जो ए सेलुलर होगा, अकोशिकीय।
मान लीजिए आप पानी की बात करें, पानी कैसा है, आकोशिकीय देखा जाए तो, है ना। तो वही यानी कि आपके जो ब्लड है उसमें जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वो आपका ए सेलुलर में चला जाएगा। तो अगर सेलुलर की बात करें तो वो 3 हैं आपके, और सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। पहला आपका क्या हो गया, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा आपका वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। कोशिकाएं याद रखिएगा, यहाँ कणिकाएं हैं, यहाँ कोशिकाएं हैं, और क्यों ऐसा है वो हम आपको बताएंगे आपको। तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। ये तो सेलुलर पार्ट हो गया आपका इसका। ए सेलुलर पार्ट वो होता है आपका प्लाज्मा। ब्लड का ए सेलुलर पार्ट क्या हो जाता है उसका, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है आपका वाइटिश येलो होता है, वाइटिश येलो कलर का होता है, हल्का पीले रंग का एक द्रव्य होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% तो आपकी ये हो जाती है 3 चीज़ें, और 55% आपका टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है, इस पे आने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ऊपर बनाए कि यहाँ नीचे बना दे, कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे तक दिख ही रहा होगा। इसमें कई तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कुछ कार्बनिक होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यानी कि कार्बनिक तत्व। कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। उसके अलावा आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पोषक तत्व, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और एक चीज और है इसमें, एक तो हो गया आपका हार्मोन्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी कि उत्सर्जी पदार्थ। आपके प्लाज्मा में इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें अगर हम सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखें तो ज़्यादातर प्रोटीन वाली चीज़ें, तो यानी इसमें जो ब्लड में प्रोटीन्स पाई जाती है वो यहाँ नहीं पाई जाती। ब्लड की प्रोटीन्स आपकी ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी है एल्ब्यूमिन, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसकी खूबी होती है ये ब्लड में जो वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन रखती है ना। यानी रक्त में पानी के संतुलन को बनाए रखने का काम आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है, ठीक है ना। चलिए चल लेते हैं नेक्स्ट। दूसरी होती है आपकी ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ये भी एक प्रोटीन है और इसका काम है आपकी बॉडी के लिए एंटीबॉडीज बनाना। यानी आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल्स जब इंटर करता है तो ग्लोबुलिन ही कन्वर्ट हो जाती है एंटीबॉडीज में, और आपकी शरीर को एक तरह से इम्यूनिटी ये भी प्रोवाइड करती है। तो ग्लोबुलिन ही जो है वो आपके शरीर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती। ग्लोबुलिन के बाद इसमें एक और सब्सटेंस पाया जाता है जो रक्त को जब हमारी रक्त वाहिकाओं में बहता रहता है तो उसको जमने से रोकता है। उसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट, प्रतिस्कंदक, है ना। देखिए वर्ड भी याद आएगा, सुबह नहीं याद आ रहा था, है ना। प्रतिस्कंदक, उसको कहते हैं हिपेरिन। हिपेरिन का काम है जो है जब तक ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में रहेगा तब तक ये उसको जमने नहीं देगा। यानी किसी वजह से हिपेरिन को अगर आप इनएक्टिव कर दें तो आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में जम जाएगा। तो इसको इनएक्टिव करने के लिए जो
कंटेंट होता है जो हिपैरिन को इनएक्टिव करता है वो पाया जाता है प्लेटलेट में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम इसमें पाया जाएगा। तो जैसे ही आप किसी चोट लगी, आपकी प्लेटलेट टूटी, उसमें से वो एंजाइम निकलेगा और हिपैरिन को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। और दूसरा कंटेंट जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है वो भी इसी में पाया जाता है, इसको फाइब्रिनोजन कहते हैं। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ये फाइबर का फॉर्मेशन करता है ना, ऐसे रेशे बना देता है। और उन्हीं रेशों में क्या होता है, आपके डेड पार्टिकल्स या जो हेल्दी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब फंस जाती हैं और ब्लड क्लॉटिंग आपकी हो जाती है। तो ये तो सारे कार्बनिक वाले हो गए, है ना, ऑर्गेनिक वाले हो गए। अब देखिए इनऑर्गेनिक, जो आपके अकार्बनिक तत्व होते हैं वो रक्त में उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं, यानी जो स्लाइटली एसिड एल्कलाइन दिखाई देता है ना, हल्का क्षारीय, उसकी वजह यही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। उसमें सबसे पहला है आपका नमक। जैसे ही आपने नमक खाया वो Na+ और Cl- में टूट गया, सोडियम और क्लोरीन आयंस। ये सोडियम और क्लोरीन का क्या हो गया, आयंस हो गया। HCO3 बाइकार्बोनेट, है ना, ये भी आपको पानी और सारी चीज़ों से मिलता है। या फिर आपका कैल्शियम आयन। तो सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम आयंस ये आपके जो ब्लड होता है उसको एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। जो हल्का क्षारीय हो जाता है, उस हल्के क्षारीय होने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जैसे ही आप ज़्यादा नमक खाते हैं बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड आपका क्या हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है। उसका एल्कलिनिटी जो है 7.4 से बढ़ने लगती है। तो इसीलिए आपका ब्लड जब टेस्ट किया जाता है तो उसमें एल्कलाइन मेटल्स, ये एल्कलाइन एलिमेंट्स भी देखे जाते हैं। अगर 7.4 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका ब्लड गाढ़ा है, ये हमेशा याद रखिएगा। और तब फिर आपको एस्पिरिन वगैरह दी जाएगी जो खून को पतला कर दे, ताकि 7.4 का जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। ये अगले देखिए न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम से हमको जितने भी तरह के एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब आपके ब्लड प्लाज्मा में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और बॉडी के जिस पार्ट में आपको पहुंचना है वहां तक पहुंचा देंगे। उसमें सबसे पहला एनर्जी सोर्स आपका क्या है, ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है आपके ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज कहाँ पे घुला हुआ रहता है, ब्लड प्लाज्मा में। दूसरा है जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन की कोई चीज़, दाल खाया है ना, सोयाबीन, सारी चीज़ें, तो उससे निकलता है, उसके डाइजेशन से बनते हैं एमिनो एसिड्स। और ये बॉडी में सेल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिनो एसिड ही आपकी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसीलिए आप जब जिम जाते हैं तो आपकी मसल्स टूटती हैं, है ना, या फिर आप कीमोथेरेपी लेते हैं तो आपकी बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को फिर से रीजनरेट करने के लिए प्रोटीन डाइट बोली जाती है, क्योंकि प्रोटीन से ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अमीनो एसिड हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा बहुत सी विटामिन्स भी जो है आपकी प्लाज्मा में रहती हैं, कई तरह की विटामिन्स। तो प्लाज्मा में क्या है, वाटर कंटेंट रहता है, तो इसमें सिर्फ वही विटामिन्स रह सकती हैं जो वाटर सॉल्युबल हो, जो पानी में घुलनशील हो, और वो है आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ठीक है ना। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये भी आपके ब्लड प्लाज्मा में घुली हुई रहती है। ये चीज़ें आपकी न्यूट्रिएंट्स हो रही। उसके अलावा क्या है कि देखिए, जो सॉलिड आपके बॉडी में वेस्ट बनता है वो तो रेक्टम के माध्यम से निकल गया, क्योंकि ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट दो ही जगह बनेगा। एक जगह जब डाइजेशन हो रहा हो, और दूसरा जब सेल के अंदर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बनती है प्लस H2O बनता है। तो जो CO2 प्लस H2O बन रहा है उसको निकालने का काम यही ब्लड करेगा।
क्योंकि डाइजेशन में जो वेस्ट बना वो तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, है ना। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म में पूरी बॉडी के एक एक सेल्स में आप लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है, उसको निकालने का काम आपका ब्लड का प्लाज्मा करता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं, आपका देखिए अमोनिया बनता है। अमोनिया बहुत हार्मफुल गैस होती है, इसीलिए अमोनिया को जो है या तो यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा सा अमोनिया रह जाता है वही एक महक के रूप में आपको जब यूरिन होता है तो दिखाई देता है। अमोनिया या फिर यूरिया और या फिर यूरिक एसिड। तो जिन एनिमल्स को वाटर रिस्टोर करना होता है वो यूरिक एसिड के रूप में जो है भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए यूरिक एसिड के, उनको यूरिकोटिलिक कहा जाता है, जैसे आपके बर्ड्स हैं। और बॉडी में जितने भी तरह के हार्मोन्स हैं वो किसी बॉडी पार्ट्स में ही दिखेंगे, लेकिन जहाँ तक उनको पहुँचाना है उसको पहुँचाने का काम आपका ब्लड करता है, तो वो भी आपके ब्लड प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। तो ये आपका प्लाज्मा हो गया। अब लौट के आते हैं इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ लौटते हैं। देखिए आरबीसी, आरबीसी को मेडिकल टर्म में कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब ही है, अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए, रेड सेल्स। और इन्हीं को हम बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। वहीं पर आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको मेडिकल टर्म में बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। यानी कि कलरलेस सेल। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब कलरलेस, साइट मतलब सेल होता है, ठीक है। कलरलेस सेल्स, कलरलेस सेल्स, और इन्हीं को हम WBC के नाम से जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, याद रखिएगा, वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी आपकी थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, इन्हीं को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। ये जो है आपका O2 प्लस CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो WBC है ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। और जो आपकी प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। तो इसमें सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स पे आ जाते हैं। देखिए पहली हमारी है एरिथ्रोसाइट्स। तो जो आपकी आरबीसीज होती हैं, अगर इनका कंटेंट देखा जाए ब्लड में तो ये 45 से 50 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड में होती है। सबसे ज़्यादा ब्लड में अगर किसी सेल के नंबर होते हैं वो आरबीसी। उसकी वजह होती है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। ये जो आपकी आरबीसीज होती हैं, यानी कि जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, ये सभी आपकी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होंगी, आपकी लॉन्ग बोन्स में क्या होता है कि बीच में बोन मैरो होता है। जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बीच में बोन मैरो होता है। तो ये बोन मैरो में जो सेल होती हैं इनको हीमोपोएटिक सेल कहते हैं। हीमो प्लस पोएटिक, यानी ये ब्लड के किसी भी सेल में बदल सकती है। इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है ही ब्लड के किसी भी सेल में बदल सकती है, ये जान लीजिए। तो कोई डिसऑर्डर अगर आरबीसी में दिखने लगता है, आरबीसी गोल की जगह
हंसिया के सिकल सेल स्टाइल में हो जाए तो बोन मैरो की चेकिंग करी जाती है। ठीक है, तो ये सभी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें बोन मैरो होता है और उसी से आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी भी यहीं पे बनती है। तो आरबीसी जब मैच्योर नहीं होती, इमेच्योर फॉर्म में बन रही होती है, तो बनते समय वो एक सेल के रूप में होती है और सेल में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि जब तक उस सेल में सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे वो डेवलप ही नहीं करेगी। तो सेल में आपका न्यूक्लियस होगा जो अब ये बताएगा कि इसको आरबीसी बनना है। ये न्यूक्लियस क्या बता रहा है ना, यू विल कन्वर्ट इनटू आरबीसी। आपको O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ये काम इसका न्यूक्लियस बताएगा। और ये साइज में बढ़ेगा तो इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा जो एनर्जी सोर्स रहता है इसका। तो बाकी के सेल ऑर्गेनेल सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो इसे फिर अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर हीमोग्लोबिन आएगा और अटैच होगा CO2 और O2। इस वजह से जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगी ये इस फॉर्म में आ जाएगी, बाई कॉनकेव शेप में आ जाएगी। सामने से देखने में राउंड रहेगी लेकिन ऐसे पिचका हुआ, जैसे आप लोग कभी दही बड़े बनाते हैं तो जो बड़ा बनता है उस बड़े को ऐसे दबा दें, वही आरबीसी है आपके लिए, क्योंकि इसी में आपका जो आरबीसी रहता है उसी में आपका हीमोग्लोबिन रहता है और उसी से आपका अटैच होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी का ये काम होता है। ठीक है, आरबीसी की अगर लाइफ देखी जाए तो 120 डेज के आसपास होती है और जब ये डिस्ट्रॉय होने लगती है तो पहले ये पहुंचेगी लीवर के पास। लीवर इसमें से जितना न्यूट्रिशन लेना है, यानी कि आपकी आरबीसी को भोजन के रूप में लीवर लेगा, उसमें से जितनी भी पोषण वाली चीज़ें हैं, न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, वो सब ले लेगा। फिर उसको भेज दिया जाएगा कि अब तुम्हारे अंदर नहीं, तुम जाओ सीधे जंक यार्ड में। ठीक है, ग्रेवयार्ड या जंक यार्ड। स्प्लीन में भेज दिया जाता है। प्लीहा, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। वहाँ पर ही इसीलिए प्लीहा को या स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। कहाँ बनी? और ये सारी चीज़ें। अब आपकी ल्यूकोसाइट देख लीजिए। ल्यूकोसाइट जो आपकी होती हैं, ये नंबर में देखा जाए अगर तो 6000 से लेकर 9000 पर mm³ मीटर होती है, यानी इनका नंबर आरबीसी से कम है ना। ठीक है, और लाइफ स्पैन की अगर बात करी जाए इनकी, तो लाइफ स्पैन, क्योंकि ये 5 टाइप्स की होती है तो लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो 5 टाइप्स अगर इनका देखा जाए तो एक हो गई आपकी बेसोफिल्स, दूसरी एसिडोफिल या न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगी आपकी, बताइए, सुबह पढ़ाया आपने? हाँ, स्नोफिल्स तो हो गया, मीजोफिल्स, ये 3 तो हो गई ग्रेनुलर। बाकी 2 कौन सी बची? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट्स ये आपकी होती है। ये सभी आपकी बॉडी को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो HIV का वायरस होता है वो इन पर अटैक करता है, इनके नंबर्स को कम करना शुरू कर देता है और आपकी बॉडी की क्या हो जाता है, आपकी ये जो आपकी फौज है, प्रतिरक्षा फौज हमारी है, हमारी जैसे कंट्री की होती है वैसे हमारी बॉडी की जो है ना, क्या कहेंगे, डिफेंस के लिए ये है। डिफेंस के नंबर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, वो HIV करता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है थ्रम्बोसाइट, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं पढ़ा रहे हैं?
जो थ्रम्बोसाइट्स जो होती हैं ये आपकी प्लेटलेट्स, इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। तो